स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप ध्यान से देखना। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था जब बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं तो उनकी एक अपनी एवरेज स्पीड होती है, जो कैसे निकाला जाता है, सभी की स्पीड को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एटम से, जिससे भी डिवाइड करना है। बट ऐसे निकालना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इतने सारे वैल्यूज को ऐड करना और इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। तो हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला हमने बनाया था एवरेज स्पीड का 8RT/πm। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और m के बारे में जानते हो मॉलिक्यूलर मास है। उसी तरह हमने कहा था जब बहुत सारे वैल्यूज होती हैं तो उनका एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। पढ़ते हैं RMS, पिछले लेक्चर में देखना, और समझना है तो उल्टा पढ़ते हैं, स्क्वायर मीन रूट, सभी के स्क्वायर का मीन ऊपर से रूट। ये भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इतना निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनता है √3RT/m। T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मोलर। अब इसी पे मैं आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना और अच्छे से समझना। क्वेश्चन ये है, देखो, अगर RMS स्पीड हीलियम गैस का 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाए और अगर आर्गन गैस का एक अननोन टेम्परेचर पे लिया जाए, दोनों का RMS स्पीड लिया गया, हीलियम गैस का 20 डिग्री सेल्सियस पे, आर्गन गैस का किसी अननोन टेम्परेचर पे, ये हमें नहीं पता कि ये अननोन टेम्परेचर क्या है, लेकिन दोनों की RMS स्पीड सेम है। जो RMS, जैसे आप बताओ RMS स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3RT/m। अगर हीलियम के लिए लेंगे तो कितने टेम्परेचर पे लेना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और मैंने क्या कहा था, अगर कहीं पे सिंगल टेम्परेचर आ रहा है, सिर्फ टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, तो उसको पहले केल्विन में बदलना पड़ता है 273 ऐड करके। उसके बाद RMS स्पीड क्या हो जाएगी, 3RT/m। आपको पता है हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होता है। अब आर्गन की RMS स्पीड सेम होगा 3RT, क्योंकि यहां टेम्परेचर तो पता नहीं है आर्गन कितने पे है, और इसका मोलर मास आपको पता है आर्गन का 40। फिर क्या बोला उसने, दोनों की RMS स्पीड सेम है, जो हीलियम का है उतना ही आर्गन का है। तो अब दोनों की RMS स्पीड को सेम कर दो, तो 3R कैंसिल, रूट कैंसिल, 4 से 40 कट के 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतना केल्विन, इतने टेम्परेचर पे आर्गन गैस था। दोनों की स्पीड सेम कर दिया क्योंकि दिया हुआ था सेम। केल्विन में बदल, डिग्री में बदलना है तो 273 माइनस कर दो, 2657 डिग्री सेल्सियस। ये रहा आर्गन का टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 ग्राम आर्गन गैस का लिया गया और 1 ग्राम, देखो ये आर्गन गैस का है, और 1 ग्राम क्लोरीन गैस का लिया गया और दोनों सेम टेम्परेचर पे लिए गए, तो आपने कंपेयर करना है दोनों की RMS स्पीड, दोनों का काइनेटिक एनर्जी और दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना है। और दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 39.9 ग्राम, एक का दे रखा है, दूसरे का 79.9 ग्राम, 20.9 ग्राम। तो ये दोनों जो है वो भी मास है, ये भी मास है, ये गिवन मास है और ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। ध्यान देने वाली बात है कि गिवन मास का इस सवाल में कोई रोल नहीं है, फालतू का गिवन है, बस जस्ट फॉर कंफ्यूजन। अब हम बताते हैं कंपैरिजन। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ाया था RMS स्पीड का, √3RT/m। तो अब देखो दोनों जो गैस हैं आर्गन और क्लोरीन, साफ लिखा है कि वो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। तो जब टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, 3R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो RMS स्पीड सिर्फ मोलर मास के मॉलिक्यूलर मास की इनवर्सली होगी। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसके इनवर्सली RMS स्पीड आएगा। तो क्लोरीन का देखेंगे और आर्गन का देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास उल्टा चला जाएगा, ऊपर आर्गन का नीचे क्लोरीन का। आर्गन का जानते हो मॉलिक्यूलर मास 39.9 दिया हुआ है, क्लोरीन का जानते हो 79.9 है, 70.9, बस आ गया रेशियो, खत्म। रेशियो तो निकालना था। फिर निकालना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, किसी भी गैस का काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर T पे होता है 3/2RT, होता है ना। और 1 मोल, 1 मोल के लिए देख रहे हैं 3/2RT, ये 1 मोल के लिए तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर के डायरेक्टली है, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेम आ जाएगा। क्यों सेम आएगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगी। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2kT। यहां भी 3/2k कांस्टेंट है, तो वो भी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम होगी। तो इस सवाल में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर कंपैरिजन था, यहां पे जस्ट कंपैरिजन था बेटा। अब ध्यान से देखो, मैं सामने से हट गया हूं, एक बार देखो, यहां पे सिर्फ कंपैरिजन था।
तो कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, आपको पता चल गया। कंपैरिजन में हम सिर्फ देखते हैं कि मास के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, और हम आराम से उसकी वैल्यू को निकाल देते हैं। यहाँ पे हमसे सिर्फ कंपैरिजन पूछा गया था और कुछ नहीं पूछा गया था, जस्ट कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। ध्यान से देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसलिए मैं सामने से हट गया था, एक बार देख लो। कंपैरिजन था तो रेशियो निकालना है। एक सवाल है, अ वेसल कंटेन टू गैस, एक वेसल में दो गैस हैं, एक गैस नियॉन है और एक गैस ऑक्सीजन है। द रेशियो ऑफ देयर प्रेशर इज 3:2। उनके प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है 3:2, और रेशियो निकालना है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, दोनों के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से प्रेशर का रेशियो दे रखा है, उनके मास डेंसिटी का, डेंसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकालना है। एटॉमिक मास नियॉन का भी दिया हुआ है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है। देखो U अगर लिख देना तो यहाँ U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। मास की एक यूनिट ग्राम होती है और एक एटॉमिक मास यूनिट होती है, तो वो यूनिट है, परेशान नहीं होना। तो एक बात देखो, यहां पर सोचने वाली बात है, STP पे दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, फाइंड रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी यहां पे पूछा है कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बात ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यहां पे एक चीज में आपको यहां पे और जोड़ दूं, इफ बोथ गैस हैज सेम कैपेसिटी, ये भी लिख देगा। सेम कैपेसिटी का मतलब होता है दैट इज सेम वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, देखो पढ़ो आप सवाल, मैं भी से इसलिए हट जा रहा हूं। यहां पे दिया है कि अगर दोनों गैस जो हैं वो अगर सेम कैपेसिटी में है, सेम वॉल्यूम में है। आप ध्यान से देखो, और आपने क्या निकालना है बेटा, दोनों का आपने बताना है नंबर ऑफ मोल्स का क्या रेशियो होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या रेशियो होगा और डेंसिटी का क्या रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। आप जानते हो PV बराबर होता है nRT, ठीक है। और ये भी है, अ वेसल कंटेन टू गैसेस नियॉन एंड ऑक्सीजन। इसमें एक चीज और मेंशन होना चाहिए और मैं कर देता हूं, सेम वॉल्यूम, इफ बोथ है सेम वॉल्यूम एंड both are at same temperature। और दोनों किस में हैं, सेम टेम्परेचर में। क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, मैं वही देख रहा हूं, इसमें ये मेंशन करना जरूरी है बेटा। अगर ये मेंशन नहीं किया है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे प्रेशर सेम है या नहीं सेम है, या वॉल्यूम सेम है या नहीं सेम है, टेम्परेचर सेम है या नहीं सेम है। तो ये रेशियो रहना बहुत जरूरी है। अगर ये रेशियो नहीं है तो आप निकाल ही नहीं पाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे दोनों का सेम दिया है या नहीं दिया है। जैसे मैंने लिखा ना, नियॉन और ऑक्सीजन है, लिखा है यहाँ पे एस्टिमेट द रेशियो पूछा है, और यहाँ पे ये कहीं मेंशन नहीं है, वही मैं देख रहा हूं कि ये सेम है। तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये सेम है, क्योंकि यहाँ सेम नहीं दिया हुआ। मैं यही देख रहा था आपके बुक में, कहीं नहीं लिखा है, सवाल में कहीं नहीं है, एक्सरसाइज में। तो आपको अ वेसल कंटेन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ बोथ गैस है सेम कैपेसिटी और सेम कैपेसिटी सेम वॉल्यूम हो गया, अब बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, ये एज्यूम करना पड़ेगा कि एक ही टेम्परेचर पे है और एक ही वॉल्यूम पे है, क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन दिया हुआ नहीं है, प्रेशर अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आइडियल गैस मान के चलेंगे। सबसे पहले आपको पता है एक फॉर्मूला था आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू nRT। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो V एंड T ये सेम है दोनों के लिए, R ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब साफ दिखा,
तो जो प्रेशर होगा वही नंबर ऑफ मोल के रेशियो के बराबर होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही प्रेशर का रेशियो होगा। इसका मतलब ये पता चला कि जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा, जैसे नियॉन का और किसका मैंने पूछा है, ऑक्सीजन का, तो वो वही होगा जो उनके प्रेशर का रेशियो है। प्रेशर का रेशियो दे रखा है नियॉन 3/2, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये किसका रेशियो निकल गया, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल होता है। वी कांस्टेंट, वी सेम है, नहीं लिखा है लेकिन ये मेंशन नहीं भी लिखे तो आपको कंसीडर करना है इस सवाल में, ठीक है। अब बताओ जरा ध्यान से, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली होंगे, तो जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का होगा, वही नंबर ऑफ मोल का होगा। बट आपसे नंबर ऑफ मोल का नहीं पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पूछा है। तो एन को मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ध्यान से सुनना बेटा। नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स पूछा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे, तो आप बता दो कि जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होगा। रेशियो में तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, क्योंकि एक मोल में कितने पाए जाते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जितना नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अगर मोल्स मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछो, नियॉन का और किसका, ऑक्सीजन का, तो उसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, जाना बताना, सेम हो जाएगा, 3/2, दोनों का सेम होगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा। एक बार देख लो इसको, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, अलग रेशियो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दोनों जो होते हैं वैल्यू इंडिविजुअली तो अलग हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि इंडिविजुअली अलग हो सकते हैं लेकिन रेशियो में सेम होंगे, चाहे नंबर ऑफ मोल्स हो चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या पूछा है, सेकंड डेंसिटी का पूछा है, डेंसिटी का ध्यान से सुनना, डेंसिटी का। अब यहां पे डेंसिटी का पूछा है कि डेंसिटी का रेशियो बताओ, और दिया हुआ है क्या, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी पूछा है और दिया हुआ है एटॉमिक मास, और आप पहले आपको मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी में मास, एटॉमिक मास डेंसिटी नहीं है, मास डेंसिटी है। तो पहले, और दिया हुआ है एटॉमिक मास, तो पहले तुम्हें मास निकालना पड़ेगा। तो मास का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से पहले क्या करोगे, मास को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। ऐसा क्यों, आपसे पूछा है डेंसिटी या मास। देखो डेंसिटी दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल डेंसिटी और एक होता है मोलर डेंसिटी। तो अगर मोलर डेंसिटी पूछता तो सीधे हम क्या कर देते, मोलर मास को डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे मास डेंसिटी है, यानी गिवन मास का निकालना, तो पहले गिवन मास निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रो को मान लो क्या, रो फॉर व्हाट, डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला सब जानते हो, हर बच्चा जानता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ मोलर मास नहीं ले रहे हैं, हम गिवन मास लेंगे। क्यों गिवन मास लेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मास डेंसिटी है। अगर मोलर मास डेंसिटी पूछता तो यहाँ पे मोलर मास लेते, लेकिन यहाँ पे मास डेंसिटी है तो सिर्फ गिवन मास लेना है, और गिवन मास दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ तो मोलर मास है, उसके लिए हमने पहले ही फॉर्मूले बना दिया। अब क्या लिखे हैं डेंसिटी को, देखो ध्यान से देखो, क्या इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एम बाई वी, क्योंकि गिवन मास तो पता नहीं था, हमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पता है और मोलर मास का पता है, तो हमने इसको इसमें बदल दिया। अब आप रेशियो में आ जाओ, क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ नियॉन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। आते हैं, रखो, क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू मोलर मास ऑफ नियॉन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हुआ, सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए हुआ, रीजन आप सुनो, ये हो गया मोलर मास, ये तो ज्यादा है ना, ये तुम्हारा हो गया। अब बताओ हमें क्या निकालना था, ध्यान देने वाली बात है, डेंसिटी, मास डेंसिटी है तो हमें मास अपॉन वॉल्यूम लेना पड़ेगा। कौन सा मास, मोलर मास से तो काम नहीं चलेगा, गिवन मास पता नहीं था, तो नंबर ऑफ मोल के थ्रू गिवन मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास के थ्रू चले गए। ठीक है, अब बताओ, अब आ जाएगा आंसर, क्या है नंबर, अब देखो ध्यान से देखो,
क्या है नंबर ऑफ मोल का रेशियो, 2 मिनट पहले पढ़ाया मैंने, नियॉन का ऑक्सीजन का वही आया जो प्रेशर का था 3/2, और मोलर मास दे रखा है नियॉन का 20.2 और ऑक्सीजन का भी दे रखा है 32। ये जो भी आएगा सॉल्व करके ये तुम्हारा हो गया डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ नियॉन और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। रेशियो आ गया कितना हो गया 60.6 रेशियो। अगर बोलता मोलर डेंसिटी निकालिए, मोलर डेंसिटी, तो मोलर डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां पे मोलर मास ले लेते, सीधे ये वाला मास रखते, ये इतना करने की जरूरत नहीं। ये चूंकि नॉर्मल मास डेंसिटी था तो आपको नॉर्मल मास पहले निकालना पड़ा। और यहां पे इसीलिए मैं अभी आपको बुक देख रहा था कि आप भी कंफ्यूजन ना रहो, मैं भी ना रहूं। इस सवाल में कोई भी कैपेसिटी ये नहीं लिखा था सेम वॉल्यूम है सेम टेम्परेचर है, तो आइडियल गैस मान के सेम लिया जाता है, जबरदस्ती मानना पड़ता है कि सेम है। ठीक है, ये सवाल अगर आया तो हम ऐसे करेंगे। अब हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है मीन फ्री पाथ। देखो एक बात बताता हूं, जब भी गैसेस मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर में होते हैं तो एक तो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, होते तो बहुत सारे हैं। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं ना बेटा, तो दूसरे गैसेस मॉलिक्यूल से टकरा टकरा के चलते हैं, दे कोलाइड। तब अकेला तो है नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, दूसरे से टकराएगा, फिर अगले से टकराएगा, फिर अगले से टकराएगा, ऐसे टकरा टकरा के वो आगे बढ़ते हैं, कॉलिजन के साथ बढ़ते हैं। लेकिन हर गैस मॉलिक्यूल का थोड़ा सा फ्री पाथ होता है, थोड़ा सा फ्री, उसी में वो चलता है फिर टकरा जाता है। एकदम ही फ्री पाथ नहीं होगा तो कोई गैस बढ़ ही नहीं पाएगा आगे। तो हर गैसेस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा फ्री पाथ मिलता है, थोड़ा सा फ्री रास्ता मिलता है चलने का, फिर वो दूसरे से टकरा जाता है अगले गैसेस मॉलिक्यूल से। ये जो फ्री पाथ मिलता है उसको कहते हैं उस गैस का अपना फ्री पाथ। और ऐसे से तो सब गैस के अपने अपने फ्री पाथ होंगे, थोड़े थोड़े चलने वाले, फ्री होके चलता है जो। तो सभी फ्री पाथ का जो एवरेज वैल्यू होता है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो देखो, इट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स, कवर्ड बाय मूविंग मॉलिक्यूल बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन। हर गैस अगले टक्कर से पहले जितना जितना फ्री होके चलता है वो उसका फ्री पाथ होता है। और सभी फ्री पाथ का, फ्री पाथ किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन मूविंग मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव, अगले कॉलिजन से पहले जो फ्री होता है वही फ्री पाथ होता है। सभी फ्री पाथ का जो एवरेज वैल्यू होगा वही होगा मीन फ्री पाथ, क्योंकि हमें पूरे का मॉलिक्यूल्स का देखना है, तो पूरे मॉलिक्यूल्स के फ्री पाथ के एवरेज वैल्यू को मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। इसमें d है डायमीटर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, टाइनी स्फीयर्स होते हैं, पहले लेक्चर में देखना, तो उसमें d डायमीटर होगा उस गैसेस मॉलिक्यूल का। n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, गैस के जो पूरा गैस है उसके यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में पाए जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसे हम नंबर डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर डेंसिटी। तो ये सवाल, पिछला सवाल, ये सब कुछ 2-3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर में आ सकते थे, जो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, एक लास्ट लेक्चर में बनाऊंगा आपके लिए, उसका नाम होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।